हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 24 जो है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, 23 चैप्टर अभी तक हम लोग इस बुक के इस कोर्स के जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अराउंड 5-6 चैप्टर हमारे इस बुक के बचे हुए हैं जिनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों के लिए इस कोर्स में पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो चैप्टर 24 को स्टार्ट करेंगे जो एग्रीकल्चर के बारे में है। हालांकि चैप्टर जो है वो आप कह सकते हैं मोर ऑफ अ ज्योग्राफिकल चीज़ों से संबंधित है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट से इतना ज़्यादा सरोकार इसका नहीं है, पर ठीक है बुक में दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा बहुत समझेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर चैप्टर को स्किप करते हैं तो फिर मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। फिर लगता है लोगों को कि चीज़ें जो है हम छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें पूरी तरीके से कवर की जाएंगी। आप लोगों को हमारे ऊपर जो है वो भरोसा बनाए रखना है कि जितनी भी चीज़ें रेलिवेंट होंगी, ज़रूरी होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों के लिए इस कोर्स के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर 24 को स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 में। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठा सकें। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो हम इस कोर्स में जो है कुछ क्विजेस भी आप लोगों के लिए ऐड करेंगे, सो दैट कि आप लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो हमारे कोर्स के, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24 ऑन एग्रीकल्चर को पार्ट 1 के साथ। देखिए एग्रीकल्चर, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले या स्टार्ट करने से पहले ये पहले ही बता दूं कि चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है ना, जितने अभी तक हम लोगों को पीछे कुछ चैप्टर में ऐसा था कि थोड़ा सा समझने में, थोड़ा सा चीज़ें जानने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, तो उतनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान चैप्टर है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, तो हमें इसमें जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि 5, 6, 7 पार्ट्स तक लग जाएं, लेकिन चैप्टर जो है वो बेहद ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर ये टर्म है ये कहाँ से आया है? ये 2 लैटिन वर्ड से निकला है, दैट इज एगर या फिर एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, और दूसरा है कल्चरा, जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। यानी कि सॉइल में अगर कोई भी कल्टीवेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे के सारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो आ जाते हैं, जो लाइव स्टॉक की फार्मिंग है वो आती है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, ये सारा का सारा आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, जो फॉरेस्ट ट्रीज का कल्टिवेशन है दैट इज सिल्वीकल्चर। फिर इसी से मिलता जुलता एक टर्म है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा, दिस इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। ठीक है ना, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जो लाइव स्टॉक वगैरह है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट उगाने या क्रॉप्स उगाने को ही एग्रीकल्चर नहीं बोला जाता। ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्म एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर का मतलब हो गया कि जब हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, तो उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, इसके बाद जो अगला टर्म है दैट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज। ठीक है, जो मधुमक्खियां होती हैं उनकी कॉलोनीज को, यानी कि जहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं उनको क्या करना? उनको मेंटेन करना, उनकी मेंटेनेंस करना। कॉमनली इन हाइव्स, हाइव्स मतलब आपने देखे होंगे जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, बी हाइव्स जिनको बोला जाता है, वहां पर इनकी क्या की जाती है? मेंटेनेंस की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? बाय द ह्यूमंस। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एपीकल्चर। इसके बाद जो अगला टर्म है दैट इज ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर क्या है? इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, यानी कि जहां पर हम लोग सब्जियां उगाते हैं, दैट इज नोन एज ओलेरीकल्चर। ठीक है, डीलिंग विद द कल्चर ऑफ
नॉन वुडी मतलब जो आपके हार्डवुड प्लांट नहीं होते हैं वो, उनको उगाया जाता है फॉर फूड, दैट इज नोन एज ओलेरीकल्चर। ठीक है, इसका अगला टर्म है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? इज द साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर होते हैं उनके स्टडी करना, उनकी साइंस या उनका जो प्रोडक्शन है, दैट इज नोन एज विटीकल्चर। इसके बाद अगला है फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर तो आप वर्ड से ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, वुड बी समवट रिलेटेड टू फ्लावर्स, ठीक है ना। इज अ डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर का एक डिसिप्लिन है, कंसर्न विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंट प्लांट फॉर गार्डन्स। ठीक है, यानी कि फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स मतलब आपके जो फूल वगैरह है वो, या फिर जो ऑर्नामेंट प्लांट्स है, ऑर्नामेंट प्लांट्स मतलब जिनको हम लोग बेसिकली फॉर आप कह सकते हैं डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, एज अ शो पीस यूज करते हैं, ठीक है ना, दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। इसके बाद अगला है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर क्या है? इज द कल्टिवेशन, मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स एंड अदर पेरिनियल वुडी प्लांट्स। ठीक है, आर्बोरिकल्चर है कल्टीवेशन, मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स या फिर वाइन्स। वाइन्स का मतलब होता है जो बेल होती है, ठीक है ना, जैसे आपने ग्रेप वाइन वगैरह देखी होगी, अंगूर की बेल वगैरह होती है, दैट इज नोन एज वाइन्स। और बाकी जो अदर पेरिनियल वुडी प्लांट्स होते हैं वो, पेरिनियल मतलब जो साल भर चलते हैं, ठीक है, जो साल भर कभी भी सूखते वगैरह नहीं है, और वुडी होते हैं मतलब जिनका हार्डवुड होता है, ठीक, दैट इज नोन एज आर्बोरिकल्चर। इसके बाद अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which focuses on the cultivation, production, harvest and storage of fruit। ठीक है, फ्रूट, आप पोमोलॉजी वर्ड को जो है, जो एक फ्रूट होता है दैट इज पोमेग्रेनेट। ठीक है, पोमेग्रेनेट मतलब जो अनार होता है, उससे आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो। पोमोग्रेनेट या पोमेग्रेनेट जिसको बोलते हैं, तो पोमोलॉजी वर्ड आ गया फ्रूट से संबंधित। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन एयर और मिस्ट एनवायरमेंट विदाउट द यूज ऑफ सॉइल और एन एग्रीगेट मीडियम। यानी कि एरोपोनिक्स एक ऐसी प्रोसेस है प्लांट ग्रो करने की जिसमें हम लोग प्लांट को एयर में या फिर मिस्ट एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का यूज उसमें हम नहीं करते हैं। ठीक है, सिमिलरली टर्म आता है हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रो वर्ड से तो आप समझते हैं हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, यानी कि ये प्लांट ग्रोथ का एक मेथड है यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस इन वाटर विदाउट सॉइल। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स को जो है वो डायरेक्टली पानी में उगाया जाता है ना, सॉइल के बिना, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ऑल्सो बी ग्रोन विद देयर रूट्स इन द मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ओनली और इन एन इनर्ट मीडियम, जैसे कि परलाइट, ग्रेवल, मिनरल ऑयल, एक्सपेंडेड क्ले और कोकोनट हस्क, ऐसी जगहों पर भी उनको उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जियोपोनिक एक टर्म है। जियोपोनिक इज फार्मिंग प्रैक्टिस रेफर्स टू ग्रोइंग प्लांट्स इन नॉर्मल सॉइल। तो नॉर्मल सॉइल में जो भी प्लांट वगैरह उगाया जाता है दैट इज नोन एज जियोपोनिक्स। एयर में उगाया जाता है तो एरोपोनिक्स, और वाटर में उगाया जाता है विदाउट सॉइल तो दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में या इंडिया के संबंध में अगर बात करते हैं तो जो इंडिया की जीडीपी है, दैट इज जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है या योगदान है वो लगभग आप कह सकते हैं 1/5 या फिर कितना है 20%। ठीक है, और ये जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। लाइवलीहुड मतलब आजीविका प्रोवाइड करता है कितनों को? अबाउट 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि 2/3 जो देश की जनसंख्या है वो इसी पर, किस पर? एग्रीकल्चर पर, कृषि पर जो है निर्भर है। ठीक है, sector provides employment to 56.7% of the country's workforce and is the single largest private sector occupation। सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट 14.7% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि इसका काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं एग्रीकल्चर की या जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है ना, एक्सपोर्ट करते हैं मतलब उसको दूसरे देशों में भेजते हैं, जिसको हम निर्यात बोलते हैं। ठीक है, तो निर्यात करते हैं, उससे भी लगभग 14.7% क्या होता है? हमारा टोटल एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है उसका लगभग 14.7% एग्रीकल्चर से ही आता है। और एग्रीकल्चर से ही हमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गई, सिल्क हो गई, शुगर, राइस, फ्लावर मिल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स भी हमें कहाँ से मिलता है? जो एग्रीकल्चर है वहीं से मिलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट्स एज अ बुलवर्क इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी एंड इन द प्रोसेस नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे लिए एक फूड सिक्योरिटी मेंटेन करता है और नेशनल सिक्योरिटी की प्रोसेस में भी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक,
इसके बाद जो इससे जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी एंड फिशरीज हो गया, ठीक है, दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द रूरल मासेस। तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, बल्कि उसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जो उसके संबंधित या आप कह सकते हैं मिलते जुलते हुए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, ठीक है, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। किसमें? जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, जो आपके जो रूरल मासेज हैं, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में, उनकी हेल्थ को सुधारने में, उनके न्यूट्रिशन को सुधारने में इन अलग सेक्टर, जो अलाइड सेक्टर्स हैं या जो मिलते जुलते हुए सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर से, कृषि से, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो भारतीय कृषि है या जो भारतीय एग्रीकल्चर है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ये सारी चीजें आपने जनरली, जो हमने इकोनॉमी का एक बुक है, क्लास 11th एनसीईआरटी की जो बुक है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पर ये सारी बातें हमने काफी हद तक समझी भी हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपने हो सकता है ज्योग्राफी में भी जानी हो। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। क्या फिर लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, फ्रेगमेंटेशन है, मतलब टुकड़े टुकड़ों में है, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यहां पर ऐसा है, हमने लिखा कि इसमें लगभग कह सकते हैं कि 2/3 या 60% लोगों को इसमें काम मिला हुआ है, इससे रोजगार मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो फार्मर्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, बिल्कुल समृद्ध किसान नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे किसान ऐसे भी हैं जो काफ़ी मतलब जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, जिनका स्टेटस उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मार्जिनल फार्मर्स भी यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद रीजनल वेरिएशन है एग्रीकल्चर में। इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया को एक एग्रीकल्चरल देश माना जाता है या एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रीजनल वेरिएशन भी है। पूरे के पूरे देश में जहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर एक जैसा एग्रीकल्चर नहीं है। इसके बाद सीजनल रेनफॉल के ऊपर जो है इंडियन एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि सीजनल रेनफॉल जो बेसिकली मानसून के महीने में, जिसको रेनी सीजन बोला जाता है, वहाँ पर जो है उसकी वजह से मतलब मेजर जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो इसके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो एज कम्पेयर टू और देश, कुछ देशों में के मुकाबले अगर हम बात करें तो इंडिया की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि मान लीजिए कोई किसान का परिवार है, ठीक है, और उसके पास लैंड है, बहुत बड़ी लैंड नहीं है, ठीक है, इतनी लैंड है कि जिसमें 2 लोग जो हैं, यानी कि 2 पीपल जो है वो पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। मतलब लैंड इतनी ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो 2 लोग काम कर सकते हैं। लेकिन फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो हो सकता है कि ये जो बाकी के 3 लोग हैं ये भी क्या करें, इसी 5 में, मतलब इसी 2 के साथ आके उतने ही लैंड में जो है काम करने लग जाए। अब उस लैंड में जो रिसोर्सेज है या जितना उसमें ज़रूरी थी वो तो सिर्फ 2 लोगों की थी, लेकिन कर कितना लोग काम रहे हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये 3 लोग क्या होंगे? दे आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, यानी कि देखने में तो लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं पर इनकी जरूरत तो थी ही नहीं, है ना। जरूरत कहाँ थी? जरूरत तो सिर्फ 2 लोग ही जो थे उतना काम कर ले रहे थे, लेकिन ये 3 लोग जो है ये उसके साथ जबरदस्ती मिलके काम कर रहे हैं कि चलो अच्छा कुछ नहीं है, घर में नहीं बैठेंगे, चलो हम भी खेत में चलेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे? दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये 3 लोग जो है दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। इसके बाद डिसऑर्डर इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कोई भी अगर फसल तैयार होती है या कोई भी रॉ मटेरियल अगर किसी भी इंडस्ट्री के लिए है, तो जब तक वो मार्केट में पहुंचेगा नहीं तो तब तक किसानों को उसकी जो मूल्य है वो तो मिलना नहीं है ना। आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, वैसे भी एमएसपी का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर वहाँ पर नहीं है, और लैंड रिफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, कमज़ोर है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो किससे संबंधित है? इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित है या उसके प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ रिवॉल्यूशंस हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, ब्लू तो फिश, ठीक है, वाटर समझते हैं आप, ब्लैक इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम, पिंक इज रिलेटेड टू प्रॉन, ठीक है, प्रॉन मतलब जो झींगा होता है, राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पोटैटो, रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मीट और टोमेटो प्रोडक्शन,
सिल्वर इज रिलेटेड टू एग और पोल्ट्री, व्हाइट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन एंड येलो इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो ये कुछ रिवॉल्यूशंस है और किससे संबंधित है ये भी मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन की बात हम लोग आज करेंगे, बाकी जो है थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रॉप सेंटर्स क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी जो है एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है फ्रॉम एग्रोस से। एग्रोस का मतलब है फील्ड, ठीक है, और नॉमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड का अगर हम मैनेजमेंट जो कर रहे हैं दैट इज एग्रोनॉमी, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो डील करती है क्रॉप प्रोडक्शन के साथ और सॉइल मैनेजमेंट के साथ। क्रॉप रेफर किसको करते हैं? क्रॉप्स रेफर टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर ह्यूमन यूजेस, उसको बोला जाता है क्रॉप, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट के आधार पर हम लोग जो है कृषि को क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया ट्रॉपिकल, आप समझ सकते हैं ट्रॉपिकल मतलब क्रॉप्स जो वार्म एंड हॉट क्लाइमेट पे बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, ठीक है। क्रॉप्स ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट, तो उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल क्रॉप्स, जैसे कि राइस है, ठीक है, शुगर केन है, ज्वार है। तो ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं ये कहां पर उगती हैं अच्छे से, जो हॉट एंड वार्म क्लाइमेट होता है वहां पर। इसके बाद अगला है टेम्परेट। अब क्रॉप्स जो कूल क्लाइमेट पे, कूल मतलब एज कंपेयर टू दीज एरियाज, ठीक है ना। अब कूल का मतलब बिल्कुल आप जो है पोल्स पे मत पहुंच जाइएगा, वहां पर तो आपको पता है कि पूरा का पूरा स्नो कवर्ड है, तो वहां पर तो कोई वेजिटेशन होती ही नहीं है ना। तो जो टेम्परेट एरियाज होते हैं मतलब एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज थोड़ा सा कूल होते हैं, वहां पर जो क्रॉप्स उगती हैं जैसे कि व्हीट है, ओट्स है, ग्राम है, पोटैटो है, एक्सेट्रा। अब आप अगर इतना भी ध्यान रख लेंगे तो इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इंडिया में कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो व्हीट यहां पर सर्दियों में होता होगा, ठीक है, और राइस जो है वो यहां पर गर्मियों में होता होगा। मतलब इतना ही अगर आप ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट समझ जाए और इसका अगर आप राइस और व्हीट याद रख लें तो आप इससे समझ सकते हैं कि राइस इंडिया में गर्मियों के सीजन में होता होगा और व्हीट जो है वो सर्दियों के सीजन में होता होगा। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सीजन के आधार पर कि किस सीजन में हम किसी क्रॉप को उगाते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला हो गया आपका खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप यानी कि जिसको रेनी क्रॉप या मानसून क्रॉप भी बोला जाता है। इन क्रॉप्स को जो है मानसून के जो महीने होते हैं उसमें उगाया जाता है, यानी कि जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। इनको क्या चाहिए होता है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तो इंडिया में गर्मी रहती है जनरली, है ना, मतलब पूरे के पूरे ओवरऑल इंडिया में ही गर्मी रहती है, जिसमें वार्म वेदर इनको मिल जाएगा, ठीक है। और वेट क्यों रहेगा? क्योंकि मानसून का महीना है तो बारिश भी ज्यादा है, ठीक है, फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड शॉर्ट डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, जैसे कि कॉटन है, देखिए राइस यहां पर आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, ठीक है। इसके बाद सर्दियों की अगर हम बात करें तो जो क्रॉप होती है जिसको बोला जाता है राबी की फसल, ठीक है। राबी की जो क्रॉप है उसको विंटर क्रॉप या कोल्ड सीजन क्रॉप भी बोला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है क्रॉप जो कोल्ड सीजन है तो ये विंटर सीजन में होगी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। क्रॉप्स जो है वो कोल्ड और ड्राई वेदर में अच्छी उगती हैं। इनको लॉन्गर डे लेंथ चाहिए फ्लावरिंग के लिए, जैसे कि व्हीट हो गया, ग्राम, सनफ्लावर, ठीक है। व्हीट यहां पर आ गया यानी कि गेहूं। इसके बाद जो अब यहां पर देखिए आप कुछ टाइम बच रहा है, ठीक है, मार्च से लेकर लगभग जून तक का टाइम बच रहा है, तो उसको बोला जाता है समर या फिर जायद क्रॉप, ठीक है। ये समर मंथ में फ्रॉम मार्च से जून तक होंगी। इनको वार्म ड्राई वेदर चाहिए। यहां पर देखिए अंतर क्या है कि इनको वार्म वेट वेदर है। ये जो है खरीफ की फसल के लिए वार्म वेट वेदर है और जायद की फसल के लिए वार्म ड्राई वेदर है, क्योंकि अभी तक जून की हम बात कर रहे हैं, मार्च से जून, और मार्च से जून में जो है ज्यादा बारिश नहीं होती है ना। तो मतलब कहीं छिटपुट थोड़ा बहुत बारिश हो गई, जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या जिसको लोकल मानसून कहते हैं उससे थोड़ा बहुत बारिश हो गई तो हो गई, ऐसा कोई रेगुलरली बारिश नहीं है, ठीक है ना। जून के बाद तो आपको पता है कि इंडिया में मानसून आता है, वो सारी बातें तो हम लोग ज्योग्राफी में समझ चुके हैं, यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इतना तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जून के बाद मानसून आता है तो फिर तो लगातार लगभग 2-3 महीने 4 महीने तक लगातार बारिश होती रहती है ना। तो वहां पर तो फिर ड्राई क्लाइमेट नहीं होगा, फिर कैसा क्लाइमेट हो जाएगा? वेट क्लाइमेट हो जाएगा, वार्म एंड वेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वार्म एंड ड्राई वेदर है फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, यानी कि इनको जो लेंथ ऑफ द डे है वो कैसी चाहिए? लंबी चाहिए, जहां पर फ्लावरिंग इनसे हो सके। जैसे कि यहाँ पर ग्राउंडनट है, ठीक है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, गॉड्स वगैरह है, वो सारा का सारा इस समय पे उग सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा सीरियल्स, ठीक है। अब सीरियल्स क्या होता है? देखिए, सीरियल्स आर कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन। सीरियल्स जो है देयर आर बेसिकली ग्रासेस, ठीक है, घास होती हैं जिनको उनका एडिबल स्टार्ची ग्रेन जो होता है उसके लिए उगाया जाता है, ठीक है।
और लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज स्टेपल फूड आर सीरियल्स, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एंड ओट्स, ये सारे के सारे क्या है, दे आर सीरियल्स, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट सीरियल ऑफ वर्ल्ड इज राइस, तो राइस जो है वो वर्ल्ड में काफी जगह चलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरियल है। इसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं मिलेट्स की। दे आर ऑल्सो द एनुअल ग्रासेस ऑफ द ग्रुप सीरियल्स बट दे आर ग्रोन इन लेस एरिया और लेस इंपॉर्टेंट एरिया हुज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो लेस, यानी कि जैसे ये राइस, व्हीट वगैरह है तो ये तो ज्यादा है, जो सीरियल्स वगैरह है मतलब वो ज़्यादा उसका यूज़ भी होता है और आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा एरिया में ग्रो भी की जाती है, लेकिन ये मिलेट्स जो है एज़ कम्पेयर टू इनका ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती है और इनका जो यूज़ है वो भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये इनको कहा जाता है कि पुअर पीपल का स्टेपल फूड है ना। और इंडिया में जो पर्ल मिलेट है वो स्टेपल फूड है राजस्थान का। इसमें दो प्रकार के मिलेट्स होते हैं, एक है मेजर मिलेट्स, एक है माइनर मिलेट्स, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और ग्रेन साइजेस के आधार पर इनको माइनर और मेजर मिलेट्स में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि मेजर मिलेट्स कह सकते हैं आप सोरगम है या ज्वार, पर्ल मिलेट या बाजरा या फिंगर मिलेट या रागी, ये सारे के सारे मेजर मिलेट्स हैं। इसके बाद माइनर मिलेट्स की बात कर लें तो फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कॉमन मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एंड कुडू मिलेट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, दे आर माइनर मिलेट्स। इसके बाद अगर हम बात कर लें पल्सेस या ग्रेन लेग्यूम्स की, पल्सेस तो आप समझते हैं जो दालें वगैरह होती हैं, ठीक है ना। पल्सेस क्या है, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एन इंडियन डाइट एंड प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स टू अ सर्टेन डिग्री, ठीक है। पल्सेस क्या है, ये प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है इंडियन में, अगर हम बात करें इंडियन डाइट में तो प्रोटीन का मेजर सोर्स है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है वो इनसे मिल जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकली जो पल्सेस हैं दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सबसे क्या है, चीपेस्ट सोर्स है, ठीक है, सबसे सस्ता सोर्स है। It is cultivated to enrich the soil, to utilize the residual moisture and to give revenue in a shorter period, ठीक है। सॉइल को एनरिच करता है, जो रेसिडुअल मॉइस्चर है उसको यूज करता है, यूटिलाइज करता है और रेवेन्यू प्रोवाइड करता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड में। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, बंगाल ग्राम, हॉर्स ग्राम, ठीक है, ड्यू ग्राम, सोयाबीन पी और गार्डन पी या गार्डन बीन, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द मेजर पल्सेस, ठीक है। इसके बाद ऑयल सीड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए इन क्रॉप्स को जो है कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। या तो एडिबल ऑयल हो सकता है और या फिर मेडिसिनल और मेडिसिनल पर्पसेज या इंडस्ट्रियल पर्पसेज के लिए हम लोग ऑयल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्राउंडनट या पीनट, सिसमे या जिंजली, सनफ्लावर, केस्टर, लिनसीड या फ्लैक्स, नाइजर, सेफ्लावर, रेपसीड और मस्टर्ड, ठीक है। और इनका जो ऑयल कंटेंट होता है वो लगभग मतलब 40 से 50% तो ऑयल कंटेंट इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद शुगर क्रॉप्स की अगर हम बात कर लें तो शुगर क्रॉप्स जो है उसके लिए जूस दो तरीके से आता है। पहला है शुगर स्टेम यूज्ड फॉर जैगरी और शुगर, जो शुगर स्टेम होती है यानी कि जो शुगर केन होती है उसका स्टेम यूज करते हैं जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़ और शुगर यानी कि चीनी। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मोलासेस है, बगास है या प्रेसवुड है, ठीक है। प्रेसवुड को हम लोग बेसिकली फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बगास को मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि उसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपको एक टर्म मैंने समझाया था, दैट इज को जनरेशन, ठीक है। को जनरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक तो हम लोग जैसे ये आपका कोई भी शुगर मिल है तो वहाँ पर क्या होगा, एक तो शुगर प्रोड्यूस हो रही है, साथ ही साथ जो वहाँ से बायोगैस निकलेगा उस बायोगैस को हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, तो दैट मेथड इज नोन एज को जनरेशन, ठीक है। बायोगैस को बेसिकली पेपर मेकिंग और फ्यूल के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रेसवुड जो है उसको सॉइल अमेंडमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि एज आप उसको मेन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रैश जो है दैट इज ग्रीन लीफ और ड्राई फॉलिएज, द वेस्ट इज यूज्ड फॉर फीड, कैटल फीड, इसको कैटल को आप फीड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला है शुगर बीट। शुगर बीट क्या होता है, आपका जो चुकंदर होता है वो, ठीक है, उसका ट्यूबर जो है वो शुगर की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ट्यूबर एंड टॉप्स आर यूज्ड एज अ फॉडर फॉर कैटल फीड, ठीक। इसके बाद अगली जो क्रॉप्स होती है दे आर नोन एज स्टार्च क्रॉप्स या फिर ट्यूबर क्रॉप्स, ठीक है। स्टार्च क्रॉप्स या ट्यूबर क्रॉप्स मतलब जिनका आप कह सकते हैं जो स्टेम वाला एरिया होता है वो एडिबल पार्ट होता है, जैसे कि पोटैटो आपको पता है ना, या फिर टेपियोका और कसावा। टेपियोका इस बेसिकली जो है वो कसावा के पेड़ से निकलता है, ठीक है। टेपियोका बेसिकली क्या है, आप लोगों ने जनरली जो है मतलब व्रत वगैरह में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, जिसको साबूदाना बोलते हैं, ठीक है, दैट इज योर टेपियोका, ठीक है। इसके बाद स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, है ना, अब इसको भी व्रत वगैरह में खाया जाता है, दैट इज शकरकंद, ठीक है, दैट इज स्वीट पोटैटो। इसके बाद कुछ होती है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती है, एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड कोट्स इज द इकोनॉमिक पोर्शन। जो सीड की कोटिंग होती है उसमें एपिडर्मल कुछ हेयर्स वगैरह होते हैं, वो इकोनॉमिक पार्ट है।
उसको बोला जाता है फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि लिंट, कपास की सीड, उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू है, फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक इज ऑफ फ्यूल नेचर, जो उसका स्टॉक होता है वो फ्यूल नेचर का होता है। गारमेंट पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। उसकी जो सीड्स हैं वो कैटल फीड के लिए यूज होती हैं, और ऑयल जो है वो एडिबल रहता है। जैसे कि कॉटन है तो इसमें अलग अलग इसकी वेराइटीज वगैरह हैं, ठीक है। करुनगन्नी, उपम कॉटन, अमेरिकन कॉटन, या फिर कैम्बोडियम कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, या फिर सीलैंड कॉटन, ठीक है। स्टेम फाइबर्स की बात कर लें तो आपको पता है जूट, मेस्ता, सन हेम्प, सिसल हेम्प, ठीक है। फिर कुछ होते हैं नार्कोटिक्स जो कि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि टोबैको हो गया, ठीक है, बीटल वाइन हो गया, एरकनट हो गया। इसके बाद कुछ होती हैं फॉरेज एंड फॉडर क्रॉप्स, जैसे कि फॉरेज क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो एंटायर वेजिटेटिव पार्ट जो है उसको एज अ ग्रीन फॉडर की तरह हम लोग यूज करते हैं। द स्टॉक्स एंड लीव्स आर द मेजर इकोनॉमिक पोर्शन फॉर हे मेकिंग, ठीक है। द स्टॉक्स और लीव जो है वो मेजर इकोनॉमिक पोर्शन होते हैं हे मेकिंग के लिए। हे मेकिंग मतलब होता है जो भूसा वगैरह होता है ना, जो एनिमल वगैरह को फीड किया जाता है, दैट इज नोन एज हे, ठीक है, या चारा कह सकते हैं, ठीक है। हे इज कट इनटू पीसेस एंड मिक्स विद कंसंट्रेटेड एनिमल फीड एंड इज फीड टू द एनिमल्स। इसके बाद ग्रासेस की अगर हम बात करें तो वी हैव नेपियर ग्रास, पैराग्रास, बर्मुडा ग्रास, गिनिया ग्रास, रोड्स ग्रास, ये अलग अलग प्रकार की ग्रास है। लेग्यूम्स तो आप समझ ही गए हैं ना, लेग्यूम्स बेसिकली आप कह सकते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि मतलब पल्सेस तो यही है, साथ ही साथ आप लुसेर्न देख सकते हैं, ये भी एक तरीके का लेग्यूम है। देन वी हैव इजिप्शियन क्लोवर, इंडियन क्लोवर, सिराटो, स्टाइलो, सुबाबुल, वेलवेट बीन, ये सारे के सारे हैं। देन वी हैव द प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे कि टी, ठीक है, टी जो है मतलब चाय, उसकी लीफ यूज होती है। सीड, कॉफी की सीड यूज होती है। रबर का जो प्लांट है उसका मिल्क यूज होता है, और कोकोआ जो होती है उसकी भी सीड यूज होती है, ठीक है। इसके बाद वी हैव स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर यूज टू फ्लेवर, टेस्ट एंड समटाइम्स कलर द फ्रेश प्रिजर्व्ड फूड, ठीक है। फ्रेशली प्रिजर्व नहीं, ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। इस बुक में, इस चैप्टर में काफी सारी गलतियां हैं। फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड को कभी टेस्ट देने के लिए और कलर देने के लिए जो है कुछ क्रॉप प्लांट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपको पता है जिंजर, गार्लिक, चिली, क्यूमिन मतलब जीरा, कोरिएंडर मतलब धनिया, कार्डेमम मतलब इलायची, पेपर मतलब काले मिर्च कह सकते हैं, ब्लैक पेपर, ठीक है। पेपर इज काइंड ऑफ अ मिर्च, टर्मरिक इज हल्दी। तो ये सब चीजों का यूज एज अ स्पाइसेस, मसालों के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जैसे कि सिनकोना, ईसाबगोली, ओपियम पॉपी, सेना, बेलाडोना, ठीक है, राउल्फोल्फेरा, आइसकोरिस, ये सारी के सारी मेडिसिनल प्लांट्स की तरह यूज होती हैं। फिर कुछ होती हैं जो एरोमेटिक प्लांट्स की तरह यूज होती है, मतलब जिनको हम लोग किसके लिए, एरोमा के लिए या फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास, ठीक है, सिट्रोनेला ग्रास, पाल्मोर्सा, जैपनीज मिंट, पेपरमिंट, रोज, जैस्मिन, हीना, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपके क्या होगा, दीज आर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ठीक है। तो इस लेक्चर को जो है हम लोग यहाँ तक इतना ही रखते हैं। इसके जो आगे का पार्ट होगा, इसमें कुछ क्लासिफिकेशन का पार्ट थोड़ा सा और है, उसको हम लोग लेके इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप इस पे अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो हमसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके इनरोल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, वहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई भी और बात शेयर करने के लिए, हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपने कोई भी फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, दैट इज़ एट दी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी। ये सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।